हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 15वें यूनिट की बात करेंगे। 15 नंबर की यूनिट जो है रक्तस्राव, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दबाव बिंदु नहीं है। कपालास्थि दबाव बिंदु, बाहु बिंदु, ग्रीवा दबाव बिंदु, उरु दबाव बिंदु। तो ये बाहु बिंदु नहीं है, बाहु बिंदु नहीं है। अब हम बात करें दूसरे, रक्तस्राव रोकने का तरीका नहीं है। खपच्ची, टूर्निकेट, दबाव बिंदु पर दबाव देकर, खरोच में खून का थक्का जमा कर। तो यहाँ पे ये खपच्ची नहीं है। खपच्ची जो है ये रक्तस्राव रोकने का तरीका नहीं है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, हंसली की ओर आने वाली धमनियाँ किसकी शाखा होती हैं? हंसली की ओर आने वाली धमनियाँ किसकी शाखा होती हैं? सिरा, कोशिकाओं, महाधमनी, हृदय। तो यहाँ इसका जो आंसर है, ये हंसली की ओर आने वाली धमनियाँ किसकी शाखा होती हैं? तो इसका आंसर जो है वो ये है, महाधमनी। इसका आंसर क्या है? महाधमनी। अब हम बात करेंगे, दोनों कानों के बीच ठीक सामने की ओर कौन सा दबाव बिंदु होता है? दोनों कानों की ठीक सामने की ओर कौन सा दबाव बिंदु होता है? कपालास्थि बिंदु, उरु बिंदु, ग्रीवा बिंदु, हंसली दबाव बिंदु। तो यहाँ पे कपालास्थि बिंदु, ये वाला क्वेश्चन सही है। उसके बाद, लिम्स से रक्तस्राव होने पर किस दबाव बिंदु पर दबाव देना पड़ता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो उरु है। ऑप्शन ग्रीवा, बाहु, उरु, हंसली, तो उरु है ऑप्शन। उसके बाद, कोशिका से निकलने वाला रक्त होता है। कोशिका से निकलने वाला रक्त होता है कैसा? नीला, लाल, काला, बैंगनी। तो यहाँ पे क्या पढ़े हो सब लोग? लाल पढ़े हो। कोशिका से जो निकलता है वो लाल होता है, क्योंकि जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों से हमारे ब्लड कोशिकाओं में जाते हैं। छोटी छोटी कोशिकाओं में हमारे ब्लड जाते हैं, तो ब्लड लाल ही होते हैं, अच्छे ब्लड। उसके बाद सिराओं में तो सबको पता है, नीला जो है, नीला और या बैंगनी या काला जो भी है, उसमें आपका लाल नहीं होगा, उसमें ऐसे ही कोई नीला रहता, बैंगनी रहता, जो भी माना जाए। ये यहाँ भी है भी, देखो दूसरे पे, सिराओं में बहने वाला रक्त होता है अशुद्ध, शुद्ध, लाल, चमकीला। तो यहाँ पे चमकीला नहीं होगा, न लाल होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन में होगा अशुद्ध होगा। सिराओं में हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है। उसके बाद, रक्तस्राव कहाँ से नहीं होता है? सिरा, हृदय, कोशिकाएं, धमनी। तो आपका जो रक्तस्राव होता है वो कहाँ से नहीं होता है? हृदय से नहीं होता है। हृदय से रक्तस्राव नहीं होता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन की। कोशिकाओं की संरचना होती है। कोशिकाओं की संरचना होती है बाल के समान, ट्यूब के समान, सिराओं के समान, नली के समान। तो यहाँ पे बाल के समान, ये आंसर सही है। उसके बाद, धमनी में प्रवाहित होने वाला रक्त होता है। धमनी में प्रवाहित होने वाला रक्त होता है लाल, चमकीला। ये ऑप्शन सही है, लाल, चमकीला। रक्तस्राव के कारण शरीर को क्या हानि होती है? रक्तस्राव होने के कारण शरीर को क्या हानि होती है? बेहोशी आती है, हृदय कार्य करना बंद कर देता है, फेफड़ों का काम सुचारू रूप से नहीं हो पाता, हृदय तथा फेफड़ों का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो है, रक्तस्राव के कारण शरीर को क्या हानि होती है? बेहोशी आती है, हृदय कार्य करना बंद कर देता है, तो फेफड़ों का काम सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, हृदय तथा फेफड़ों का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता। फेफड़ों का काम सुचारू, हृदय तथा फेफड़ों का काम सुचारू रूप से नहीं। इसमें जो है ये वाला ऑप्शन सही है, दा। हथेली में चोट लगने पर रक्तस्राव होता है। कोशिकाओं से, सिराओं से, धमनियों से, परशुकाओं से। तो यहाँ पे धमनियों से। हथेली में चोट लगे, जब ब्लड बहता है धमनियों से बहता है। शरीर को रक्त प्लाज्मा की कमी किन कारणों से हो जाती है? चाकू या छुरी से घायल होने पर, छाती में चोट लगने पर, मलबे के नीचे दब जाने पर, बम फटने पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, मलबे के नीचे दब जाने पर शरीर के रक्त की प्लाज्मा की कमी
किन कारणों से होती है? क्योंकि मलबे में नीचे दबने से होती है, ये कारण होता है। अब 14 नंबर की बात करें। 14 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध रक्त निकलता है सिराओं से, धमनियों से, तो ये धमनियों से होता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा रक्तस्राव अपेक्षाकृत घातक होता है? कौन सा रक्तस्राव अपेक्षाकृत क्या होता है? घातक। धमनियों से होने वाला रक्त, सिराओं से होने वाला रक्त, कोशिकाओं से होने वाला रक्त। यहाँ पे ऑप्शन में धमनियों से होने वाला रक्त, ये रक्त घातक निकलता है, जो वो घातक होता है। तो इसी में फ्रेंड्स हम ये भी करवा दे रहे हैं, जलना, झुलसना, घाव और जंतुओं को काटना, इसका क्वेश्चन भी इसी में करवा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पागल कुत्ता के काटने पर तुरंत उपचार है। घाव के दोनों ओर बांध लगाना, घाव के रक्त को बहने से रोकना, अस्पताल में जाकर कुत्ते काटे का इंजेक्शन लगवाना, कुत्ते को जान से मार देना। तो यहाँ पे घाव के दोनों ओर बांध देना, ये सबसे पहला जो उपचार है यही होना चाहिए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे नंबर क्वेश्चन है, जलने के घाव को चिकित्सक 3 कोटियों में बांटते हैं। जलने के घाव को चिकित्सक 3 कोटियों में, मतलब 3 प्रकार से बांटते हैं। तीन कोट, जो उसका कोट होता है त्वचा का, तो इसकी बात की जा रही है। जलने के घाव को चिकित्सक 3 कोटियों में बांटते हैं। यदि त्वचा के नीचे ऊतक भी जल गए हों, जिसके फलस्वरूप फफोले पड़ गए हों, तो यह जलने की कौन सी श्रेणी है? ये कह रहा है 3 जो चिकित्सक होते हैं, जले वाले भाग को देखकर, जले वाले को देखकर चिकित्सक 3 कोटियों में बांटते हैं। यदि त्वचा के नीचे ऊतक भी जल गया हो, जिसके फलस्वरूप फफोले पड़ गए हों, तो यह जलने की कौन सी श्रेणी में आता है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और तीनों श्रेणी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है, द्वितीय श्रेणी में आता है। जिसमें फफोला नहीं पड़ता वो प्रथम श्रेणी आता है, जिसमें फफोले पड़ जाते हैं वो द्वितीय श्रेणी में आता है, और जो जल कर फफोले फूटकर और घाव त्वचा अंदर घाव जैसे बन जाता है तुरंत ही, वो तृतीय श्रेणी होता है। वो तृतीय श्रेणी होता है जिसमें कुछ नहीं होता, फफोले नहीं पड़ते, द्वितीय श्रेणी होता है। जिसमें फफोले पड़ जाते, जिसमें फफोले नहीं पड़ते वो प्रथम श्रेणी, जिसमें फफोले पड़ गए द्वितीय श्रेणी, जिसमें फफोले फूटकर घाव दिखने लगता है वो तृतीय श्रेणी। तो इस तरह से बांटा गया इसको, जलने वाले भाग को। हम इसको रीड करा देंगे। चलो यहाँ पे तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर की बात करेंगे, सामान्यतः कितने प्रतिशत जलने पर अस्पताल पहुंचाना चाहिए? 25%, 30%, 40%, 80%। तो यहाँ पे 30% जलने पर अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ले जाना चाहिए। पर जलते हुए व्यक्ति की आग बुझाने के लिए क्या उपचार करना चाहिए? कंबल डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए, जले स्थान से वस्त्र हटाने चाहिए, और उसके बाद डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो यहाँ पे जो इस बुक में जो ऑप्शन दिया है वो दिया है पानी डालना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति जब जल रहा होता है तो उसको पहले बुझाने की बात यहाँ की जा रही है। पानी डालना चाहिए। जलते हुए व्यक्ति की आग बुझाने के लिए यहाँ बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति पूरी तरह जल गया हो उसको क्या करना चाहिए। जले हुए व्यक्ति की बात नहीं है, जलते हुए व्यक्ति की आग बुझाने के लिए क्या उपचार करना चाहिए, तो ऑप्शन ये होगा। और अगर यहाँ पे ये होता कि जले हुए व्यक्ति का उपचार क्या करना, या जो जले हुए व्यक्ति के उपचार क्या करना चाहिए, कंबल, या जलने से बचाने के लिए तो कंबल में ढक देना चाहिए आग बुझाने के लिए। यहाँ ये थोड़ा सा है घुमाऊं क्वेश्चन। देखो यहाँ जलते हुए व्यक्ति आग बुझाने के लिए क्या उपचार करना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं हम लोग कभी मिला कि आग कंबल डालना चाहिए और यहाँ पे पानी डालना चाहिए, दोनों बातें हैं। पर इस बुक में जो ऑप्शन सही माना गया है वो पानी डालना चाहिए, यही वाला ऑप्शन सही माना गया है।
तो ये वाला थोड़ा सा डाउट में है। रही बात ये कि आप भी इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। और वैसे तो यहाँ जो माना गया वो सही है, इस बुक में जो आंसर माना गया है वो सही है। उसके बाद 5वें नंबर की हम बात करते हैं। रेबीज किस जानवर के काटने से होता है? बंदर, कुत्ता, बिल्ली, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे कुत्ता के काटने से रेबीज होता है। उसके बाद हम बात करेंगे मक्खी के डंक मारने पर क्या करना चाहिए? मक्खी के डंक मारने पर क्या करना चाहिए? डंक को नाखून से निकालना चाहिए, डंक को चिमटी से पकड़कर निकाल देना चाहिए, डंक को नहीं निकालना चाहिए, डंक को चाकू से निकालना चाहिए। तो यहाँ पे चिमटी से पकड़ के निकालना चाहिए, ये वाला सही है। उसके बाद पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ मलेरिया, रेबीज, फाइलेरिया, प्लेग। ये सबको पता है कि यहाँ रेबीज होता है पागल कुत्तों के काटने से। उसके बाद त्वचा के जल जाने पर आप क्या करेंगे? छालों को फोड़ देंगे, जले घाव पर पट्टी बांध देंगे, जले स्थान पर बर्नर लगा देंगे, चूना तथा नौसादर मिलाकर सुखाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है, जले स्थान को बर्नर लगाएंगी, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद अब हम बात करेंगे किसके काटने पर रोगी को पानी से डर लगता है? बंदर, सांप, बिच्छू, पागल कुत्ता। यही प्रश्न घुमा के पूछ लिया यहाँ पे। घाव का कौन सा प्रकार नहीं है? कटा हुआ घाव, फटा हुआ घाव, चिथड़ा घाव, कुचला घाव। तो यहाँ पे फटा घाव नहीं है, फटा घाव नहीं है, कटा हुआ घाव, चिथड़ा घाव और कुचला घाव होता है, पर फटा घाव नहीं होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे झुलसना किसे कहते हैं? आग से प्रत्यक्ष जलना, बिजली से जलना, वाष्प से जलना, हीटर से जलना। तो यहाँ पे झुलसना वाष्प से जलना, ये ऑप्शन सही है। वाष्प से जलना ही झुलसना कहलाता है। जलना और झुलसना किसे कहते हैं? आप क्या है, एक मिनट, झुलसना किसे कहते हैं? ये ऑप्शन का वाष्प से जलना, झुलसने में वाष्प से झुलसने की बात यहाँ की गई है। अब यहाँ बात करेंगे जलना और झुलसने में अध्ययन किया गया है। जलना और झुलसना में अध्ययन किया गया है। किसी गर्म तथा वस्तु के संपर्क द्वारा शरीर की त्वचा या भीतरी ऊतकों का प्रवाहित होना, गर्म द्रव या गर्म नम भाप के संपर्क द्वारा प्रभावित होता है होना। उसके बाद जो क्वेश्चन है ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा प्रभावित होना, उपयुक्त सभी स्थितियाँ। तो यहाँ पे ये भैया उपयुक्त सभी स्थितियाँ हैं किसका? जलना और झुलसना। ये जलने और झुलसने की जो बात की जा रही है यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में, इसमें जो ऑप्शन है दा ऑप्शन माना गया। चारों ऑप्शन दा ऑप्शन में तीनों ऑप्शन सही है। ठीक, इनमें से सभी, इनमें से उपयुक्त सभी स्थितियाँ, सभी स्थितियों में जलना और झुलसना होता है। उपयुक्त सभी स्थितियों में क्या होता है? जलना और झुलसना। अब हम बात करें जलन का लक्षण है त्वचा लाल फफोले युक्त, त्वचा लाल फफोले युक्त, भीतरी ऊतक बाहर की ओर खुले दिखाई पड़ते हैं, गंभीर एवं असहनीय दर्द, उपयुक्त सभी स्थितियाँ। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी स्थितियाँ, ये जो अभी ये देखो, गंभीर भीतरी ऊतक तथा बाहर की ओर खुले दिखाई पड़ते हैं। तो ये तृतीय श्रेणी की जलना है, ये तृतीय श्रेणी की जलना है, पर इसका जो जलन का लक्षण है ये सब हैं। ये उपयुक्त सभी आंसर माना जाएगा। उपयुक्त सभी आंसर सही माने जाएंगे। इसका ऑप्शन दा है। क्या है? दा। अब हम बात करेंगे जलने पर प्राथमिक उपचार है। जलने पर प्राथमिक उपचार है कौन सा? जली हुई अंग को तुरंत ठंडे पानी में डुबोएं, ठंडे पानी की पट्टी रखें, जले हुए भाग पर गाज युक्त साफ शुष्क विसंकृत मरहम लगाएं। तो ये उपयुक्त सभी यहाँ पे है। ये सारी क्रियाकलाप सभी करनी चाहिए जले वाले भाग पे। सांप के काटने पर विष का प्रभाव स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। सांप के काटने पर विष का प्रभाव स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। रक्त जमाव की प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, घबराहट, जी मिचलाना, नाड़ी की गति मंद पड़ जाना, उपयुक्त सभी, ये सारी स्थितियाँ होती हैं। सांप के कटे भाग पर कटे हुए स्थानों के ये जो क्वेश्चन है, सांप के कटे भाग पर कटे हुए स्थान से कुछ दूरी पर टूर्निकेट बांधे, रक्त मिश्रित द्रव का मुंह द्वारा चूसण करते हुए थूकते जाएं, रोगी को जागृत अवस्था में रखने का प्रयास करें। उपयुक्त सभी, यहाँ पे देखो, कटे हुए स्थान से कुछ दूरी पर टूर्निकेट बांध दें,
रक्त मिश्रित द्रव का मुंह द्वारा चूसण करते हुए थूकते जाएं। जो मुंह से कुछ निकलता है उसकी बात हो रही है। तो ये उपयुक्त तो सभी क्रिया है यहाँ पे होना चाहिए। सांप के काटे भाग पर ये सारे कार्य करने चाहिए, क्योंकि उसका विष निकल जाएगा। कटे हुए, देखो यह कटे हुए स्थान से कुछ दूरी पर टूर्निकेट बांधें। रक्त मिश्रित द्रव का मुंह द्वारा चूसण करते हुए थूकते जाएं। ये बात रोगी को जागृत अवस्था में रखने का प्रयास करें। उपयुक्त सभी बातें हैं। अब यहाँ पे हम 17 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। मधुमक्खी तथा बर्रे काटते हैं डंक से, दांत से, पूंछ से, हाथ से। तो भैया यहाँ डंक होगा सबसे पहला ही। उसके बाद शीत क्षति, ये क्या है? शीत क्षति किसी कीड़े का काटना, बिच्छू का काटना, सांप का काटना, अत्यधिक ठंड के कारण त्वचीय सतही क्षति होना। शीत क्षति से तात्पर्य है कि अत्यधिक ठंड के कारण त्वचीय सतही क्षति, तो यही शीत क्षति कहलाता है। ये नया क्वेश्चन है, ये आप उसको देख लीजिए, इसके यही ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो है हम 2 यूनिट बच रहा है, 2 यूनिट एक में करवा देंगे। एक प्रैक्टिस क्लास और लगेगी, एक बुक का प्रैक्टिस सारा समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।